नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और मैं हूँ आपके साथ मगन सर। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है आप सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे और बल्कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सोच के तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ गोल बनाया है आपने? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं दो चीज़ें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनमें दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक जो पहली तरह के हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे टेट परीक्षा पास करनी है। दूसरी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे 120 प्लस करना है। अब दोनों में अंतर है। आप समझदार हैं, मैं जानता हूँ, और आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना उसमें। तो मैं अपनी तरफ से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 120 प्लस का टारगेट सेट करके चलें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं, क्योंकि टेट परीक्षा कुछ इस तरह की परीक्षा नहीं है जो विशेष बहुत उसके लिए तैयारी करनी पड़े या बहुत विशेष हमको उसके लिए समय निकालना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके पास समय नहीं होता है, कई और भी सारे काम करने होते हैं और उसी में से उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो है उस परीक्षा में बैठते हैं और उसको पास करते हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी जागरूकता से तैयारी करें तो इस परीक्षा में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आते हैं आज के पॉइंट पे। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में डाल दूंगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैंने पिछला वीडियो बनाया उनमें था संख्याएं और एलसीएम तथा एचसीएफ। तो ये दोनों बिंदुओं के अंतर्गत मैंने 4-5 वीडियो बना रखे हैं और वो मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, तो आप उनको जाके देख लीजिए। और क्रम से ही हम लोग पाठ्यक्रम वाइज चल रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में जो अगला बिंदु है वो है प्रतिशत और लाभ हानि। तो चूँकि ये अलग अलग बिंदु हैं लेकिन दोनों चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। और इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग प्रतिशत और लाभ हानि के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य सूत्र हैं या एक तरह से कह लें कि कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, उनको देखेंगे, उन पे बात करेंगे। और जो दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा वीडियो आएगा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगेगा कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उन प्रश्नों को लेकर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि यदि ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी करके और मैं एक यहाँ पे समेटना चाहूँ तो वीडियो घंटों लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग भी बोर हो जाएं। इसलिए इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 में हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें देखेंगे और पार्ट 2 में उसका जो न्यूमेरिकल है वो चीज़ें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं हम लोग। कुछ बिंदु मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। तो पढ़ता हूँ मैं इनको बारी बारी से। पहला बिंदु जो मैंने लिखा हुआ है वो प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तीसरा बिंदु प्रतिशत संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। ये संख्या आप लोग अपने से बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये लाइन लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने संख्या बस एक ही पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना और आखिरी पॉइंट है हमारा प्रतिशत संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। तो इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत क्या है। आप क्या सोचते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं? तो इस पर यदि हम लोग बात करें, एक उदाहरण से इसको मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जानते सभी लोग हैं लेकिन थोड़ी सी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न रहती है कि प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत के बारे में यदि एक शब्द में कहें तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। जैसे हम किसी दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए हम जीन्स ही खरीदने जाते हैं अपनी, और दुकानदार से कहते हैं कि इसमें कंसेशन कुछ है, कुछ छूट है या नहीं, तो वो हमसे तुरंत कहता है कि आपको 20% छोड़ेंगे या 25% छोड़ेंगे। इस तरह से वो हमसे बात करता है। तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे वो हमसे कहे कि आपको हम 1000 में से 100 रुपये कम कर देंगे। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी समझने में थोड़ा ये लगता है कि 1000 में से 100 कम कर देगा, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन यदि वो उसी चीज़ को कहे कि हम आपको 10% इसमें लेस कर देंगे,
तो 10% इसमें हम आपको लेस कर देंगे, 10% लेस कर देंगे और जो भी आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 1000 रुपये की जीन्स है, तो 10% लेस करने के बाद क्या होगा। अब उसको मैं थोड़ा सा सरल रूप में बिल्कुल एकदम से रखता हूँ। जैसे 10% का क्या मतलब है, 100 में से 10, 100 में से 10, ये 100 रुपये में से 10 रुपये हमें छोड़ देगा। यानी अब सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि 1000 रुपये की अगर जीन्स है तो वो हमें 100 रुपये हमारा उसमें माइनस कर देगा, लेस कर देगा। तो वो जीन्स जो 1000 रुपये की थी वो फाइनली हमें पड़ी 900 रुपये की। अब इसको ज़रा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, जैसे इसको मैं बढ़ाते जाता हूँ। ये जो हमारा लाइन है, ये जो सारणी हमारी है, इसमें 1000 हमको पूरा करना है और प्रत्येक 100 में से वो 10 रुपये छोड़ेगा। यानी कितने टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ये 10 टाइम हो गया, हमने लिख दिया। अब देखिए 100 में से 10, 100 में से 10, 100 में से 10, यानी 10 टाइम उसने 10-10 कम किया। यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, यानी 1000 रुपये में से ये हमें कितना कम कर दिया, 100 रुपये। अब आप प्रतिशत समझ गए होंगे। प्रतिशत का यही मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में से, या अब उस चीज़ को यदि बढ़ा दें, इसको हम 1000 पे करें तो 1000 में से 100 रुपये छोड़ेंगे, तो फिर 2000 में से 200 होंगे। आप समझ गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये है, इसको मिटा देते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारा है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इस तरह का प्रश्न जो है 2020 के टेट परीक्षा में पूछ चुका है। तो उस प्रश्न को लेके ही हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि दशमलव को प्रतिशत में हम कैसे चेंज करेंगे। जब कभी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस दशमलव संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं। इस पे आधारित एक प्रश्न भी पूछा था 2020 की टेट परीक्षा में, शायद जहाँ तक मुझे याद है वो प्रश्न था। उसी प्रश्न को लेके इन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये आखिर कैसे किया जाता है। जैसे उस समय एक प्रश्न पूछा था कि 0.01 का स्क्वायर का प्रतिशत में मान होगा। इस तरह का कुछ पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है। करते हैं इसको हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो सिंपली हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ये हो गया 0.01, इसको खोल देंगे तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 100 इसको कर देंगे। इसको हम कर सकते हैं 1/, ये 10,000 हो जाएगा गुणे 100, ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगी, ये फाइनली आएगा 1/100%। तो इस तरह से सवाल पूछा था। हमने समझा ये कि दशमलव को यदि कभी प्रतिशत में हमें बदलना पड़े तो हम उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अगला बिंदु हमारा ठीक उसी का उल्टा है, प्रतिशत संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। तो उसी का ठीक हम उल्टा करेंगे। इसको मिटाते हैं ज़रा सा। यदि कोई प्रतिशत संख्या हो और उसको हमको दशमलव संख्या में बदलना हो तो क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक प्रतिशत संख्या है, मान लीजिए 40% को हमको दशमलव में बदलना है तो सिंपली क्या करेंगे, 40/100
100 से भाग दे देंगे इसमें, यानी हमारा ये हो जाएगा 0.40। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो यदि कोई भिन्न दी हुई है, कोई भिन्न संख्या है, उसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? एक उदाहरण से इसको हम देख लेते हैं। उस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ये भिन्न है, मान लीजिए कोई 2/5, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 20 ये 100 हो जाएगा, 20 दूना के 40%। बहुत आसान है प्रतिशत संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। अब इसी का उल्टा हम करेंगे कि यदि कोई प्रतिशत संख्या है और इसको हमको भिन्न में बदलना है, मान लेते हैं ये मान लेते हैं 50% दिया हुआ है, इसको हमको भिन्न के रूप में यदि व्यक्त करना है तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें 50 में हम 100 से भाग दे देंगे। तो हमने देखा सिमिलरिटी है, यदि 10% को दशमलव में बदलना है तो भी हम 100 से भाग देंगे, और प्रतिशत संख्या को यदि भिन्न में बदलना है उस कंडीशन में भी हम 100 से भाग देंगे। तो ये कितना आएगा? 1/2। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि ये 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु, कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो वो कैसे करेंगे, या कोई प्रतिशत संख्या हो उसको हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है तो उसको कैसे करेंगे। अब इसके बाद चूँकि प्रतिशत और लाभ हानि दोनों मैं यहाँ पे साथ में डिस्कस करूँगा, तो अब प्रतिशत तो हमने देख लिया, जो बेसिक चीज़ें हैं प्रतिशत में यही है, और इस पर आधारित मैं, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया कि इस पे प्रश्न जो होंगे, सवाल होंगे, तो उनको हम लोग किसी अगले वीडियो में हल करेंगे। आइए ज़रा सा देख लेते हैं कि जो लाभ हानि है उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो हमको जानना चाहिए। जब हम लोग लाभ तथा हानि पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होता है हमारा कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और इसी तरह से विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो होता है हमारा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अब ये इसमें 2-3 फार्मूले होते हैं, 2-3 ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमको सामान्य रूप से जाननी होती है इस तरह के प्रश्न करने के लिए। तो उनको देखते हैं। जैसे लाभ होता है, लाभ होने की दशा में क्या हो सकता है? लाभ होने की दशा में क्रय मूल्य क्या होगा? तो लाभ होने की दशा में क्रय मूल्य होगा, चूँकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण लाभ। इसी तरह से विक्रय मूल्य लाभ की दशा में, ये आप ध्यान रखिएगा कि लाभ की दशा में हम लोग देख रहे हैं इसको, तो विक्रय मूल्य यदि हमको निकालना होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य धन लाभ, और लाभ बराबर होगा, यदि हमको लाभ चाहिए तो जानते हैं कि जब लाभ होता है तो जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है, तभी हमको लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। इस तरह से, और एक अगला इसमें बिंदु होता है प्रतिशत लाभ, कि जो लाभ हो रहा है यदि उसको प्रतिशत में हमको बताना पड़े या पूछ रहा है तो वो क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ। मैं इसको आगे लिख देता हूं, प्रतिशत लाभ। ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक चीज़ दोस्तों ये ध्यान देने की है कि जब कभी हम लाभ या हानि की गणना करेंगे तो वो हम क्रय मूल्य पे ही करते हैं, चाहे लाभ हो या हानि हो, दोनों ही कंडीशन में हम जो गणना करेंगे उसकी प्रतिशत निकालेंगे वो हम क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे।
अब ये तो हो गया लाभ की दशा में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब अगला बिंदु हमारा हो सकता है इसमें कि हानि की दशा में यदि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और प्रतिशत, हमें प्रतिशत लाभ निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे हानि की दशा में। यहीं पे कर देते हैं यदि हानि हो रही है तो हानि की दशा में हमारा जब क्रय मूल्य हमको निकालना होगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्योंकि विक्रय मूल्य चूँकि जब हानि होती है उस दशा में जो होता है विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य से कम होता है, तो जो हानि होती है उसको यदि हम विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से विक्रय मूल्य हमको निकालना होगा, यहीं पे लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण हानि। अब इसके बाद हानि, यदि हमको हानि निकालनी हो तो हानि के लिए चूँकि इसका अपोजिट होगा, यदि लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, यदि हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। तो इसके लिए क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि इसी तरह से हमको यदि निकालनी हो, प्रतिशत हानि, इसको यदि हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही मैंने जैसे कि कहा पहले कि क्रय मूल्य पे हानि या लाभ की हम लोग गणना करेंगे गुणे 100। तो इस तरह से दोनों कंडीशन में हमने देख लिया कि लाभ की दशा में क्या स्थिति हो सकती है और हानि की दशा में क्या स्थिति हो सकती है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी बिंदु के अंतर्गत जो आगे चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका हल, बेसिक चीज़ें हैं वो समझने के बाद मैंने 2 सवाल लिख रखे हैं यहाँ वाइट बोर्ड पे। आइए इनको देखते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो परीक्षा हम लोग देने वाले हैं उसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं और इन दोनों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा इन प्रश्नों को हल करने से पहले कि आप जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हों आप किसी न किसी बुक को आधार बनाएं, बल्कि आप YouTube पे ये वीडियो भी देखें तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें या उस चीज़ के बारे में पहले से ही आप पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद फिर YouTube पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करें कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है और हमने क्या पढ़ा है। इस तरह से जब आप करेंगे तो जो चीज़ें आप सीख पाएंगे या जो चीज़ें आपको याद होगी वो ज़्यादा अस्थायी होंगी। तो और इस तरह से आप हमें कमेंट करके ये बता भी सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ें छोड़ दी या आपको इसमें और चीज़ें बतानी चाहिए, तो हमें भी थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन स्पेशली मैं आपसे कहूँगा कि केवल YouTube न देखें, आप उसके लिए एक आधार के रूप में आप किताबों का चयन कर ले। बहुत सारी किताबें हैं बाज़ार में, बहुत सारे प्रकाशन की अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, आप उनको आधार बना लें और उनसे अध्ययन करेंगे और उसी अध्ययन के बाद आप इन YouTube वीडियोस को देखें। हालांकि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बारे में स्पेशली कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद और जो टेट परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र देखने के बाद ही सारी चीज़ें निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ें सामने लानी ज़रूरी होती है। देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रश्न आपसे टेट के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। मैंने ये 2 प्रश्न इसीलिए लिखे ताकि हम लोग ये चीज़ें समझ सकें कि बहुत ज़्यादा आपसे कॉम्प्लेक्स या बड़े लंबे प्रोसेस की आपसे चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। आपसे चीज़ें कौन सी पूछी जाती है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जिनकी बोर्ड उम्मीद करता है कि ये जो भावी अध्यापक हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो ये जानते हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि
कई चीज़ों को हम छोटा, ये मेरे साथ भी हुआ है, कई चीज़ों को बहुत हम लोग नॉर्मल और बेसिक समझ के छोड़ देते हैं और परीक्षा हाल में जाहिर सी बात है थोड़ा सा दबाव होता है और उस दबाव के चलते उस छोटी सी चीज़ में भी हम लोग को कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो इस चीज़ से हमें बचना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, सारी चीज़ों को एक तरफ से क्रमबद्ध रूप से क्रमबद्धता के साथ हमें तैयारी करनी है। तो अभी जो पीछे हम लोग समझ रहे थे प्रतिशत और लाभ हानि के बारे में जो बेसिक बिंदु होते हैं, अब यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं और इन प्रश्नों को देख के हम समझ सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या होता है। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। अब देखिए ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न होने लगती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या होती है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो प्रतिशत हमको निकालना है वो विक्रय मूल्य के ऊपर भी हमें निकालना है। जो प्रतिशत हम लोग निकालेंगे वो विक्रय मूल्य पे निकालेंगे। इस तरह के प्रश्नों में विक्रय मूल्य पे हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है कि 8 पेन का क्रम, ये पूछा जा चुका है, शायद 2016 में ये प्रश्न आया था टेट की परीक्षा में। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरे शब्दों में यदि हम लोग कहें तो 6 पेन बेच के हम 8 पेन खरीद सकते हैं, यानी जितने में 6 पेन हम बेचेंगे उतने में हम 8 पेन खरीद लेंगे। तो हमें लाभ कितना हो रहा है, 2 पेन के बराबर हमको लाभ हो रहा है, क्योंकि 6 पेन हम बेच रहे हैं और 8 पेन हम लोग खरीद ले रहे हैं। फिर इसके बाद वही प्रक्रिया चलेगी, 6 पेन हम बेचेंगे तो 8 पेन के बराबर, यानी 6 पेन जब भी हम बेचेंगे तो वहाँ पे हमको 2 पेन के बराबर लाभ होगा और इसी पे हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ पे सीधे हम लोग निकाल देंगे लाभ प्रतिशत, ये बराबर हो जाएगा 2 पेन के बराबर हो रहा है तो 2 बटे क्रय मूल्य। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस तरह के जो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनका हम लोग जब प्रतिशत की गणना करेंगे तो वो विक्रय मूल्य पे करेंगे। और विक्रय मूल्य क्या है, 6 पेन के विक्रय मूल्य, यानी 6 गुणे 100, इसको कटा लेंगे, 2 तिहाई 6 भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा 33 से 1 बटे 3 आएगा, 9 होगा, 1 9, ये आएगा 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। तो बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन बस यही हमको समझना है। अब जो दूसरा सवाल ये है, ये कह रहा है यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P का मान क्या होगा। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, P का P प्रतिशत, तो जिस हिसाब से ये कह रहा है उसी तरह की कंडीशन हम वहाँ पे लगाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हम उसी तरह से करते हैं, P गुणे P बटे 100, यहाँ पे हम लोग एक लाइन हल लिख देते हैं। P यही कह रहा है P का P प्रतिशत 36 हो तो P का मान क्या होगा। अब हमें P की वैल्यू, तो P गुणे P बटे 100 हमने कर दिया जो उसने कहा, ये बराबर है हमारा 36 के। अब देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है, P गुणे P, ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे 100 बराबर 36। इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। P स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 36 और इतना, या P बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3600। इसको हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ये 60, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों तो इस तरह से प्रतिशतता और लाभ हानि के अंतर्गत जो बेसिक बिंदु होती है, जो सामान्य जानकारी होती है, उन चीज़ों को हमने देखा और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आपके सुझाव यदि कुछ हो तो हमें बिल्कुल दें, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम पूरा करें, उसको रिजॉल्व करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट 120 प्लस का सेट करके चलें,
मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हो, अध्यापक बनने का जो सपना आपका है वो पूरा हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।